सतरंगी सलाम। मेरा नाम मृदुल है। मैं एक ट्रांसमैन, एक ट्रांस पुरुष हूँ और मैं हसरते ज़िंदगी मामूली मुंबई का हिस्सा हूँ। मैं आपसे परिवार के बारे में थोड़ी बात करूँगा। अभी कुछ साल पहले जब कोविड बुरी तरह फैला हुआ था, तब एक ये लाइन हम सब ने बार बार सुनी, घर पे रहें सुरक्षित रहें, घर पे रहें सुरक्षित रहें। लेकिन यहाँ बैठा हर इंसान अच्छी तरह से जानता है कि वो घर हमारे लिए कितने सेफ थे, कितने सुरक्षित थे, हमारे लिए, हमारे दोस्तों के लिए और हमारे साथ काम करने वाले लोगों के लिए। हमारे दिमाग में घर और परिवार का एक ही मतलब होता है, या तो खून के रिश्ते या शादी करके बनाए गए रिश्ते। कहीं बोलते हैं घर एक मंदिर होता है और कहीं कहते हैं कि दुनिया के सारे झमेलों से बच के जहाँ चैन मिले वही घर होता है, वही परिवार होता है। हाँ, होता है कुछ लोगों के लिए, पर औरतों के लिए और उन लोगों के लिए जिन्हें जन्म पर स्त्री जेंडर निर्धारित किया गया था, जिन्हें हम असाइंड फीमेल एट बर्थ या एफैब भी बोलते हैं, परिवार अक्सर उनकी वर्क प्लेस भी होती है, उनका कार्यस्थल, जहां वो प्यार और फर्ज के तहत दिन रात मेहनत करके उस घर, उस परिवार में अपने लिए जगह कमाते हैं। और कई बार यही घर एक क्राइम सीन भी होता है। औरत और क्वेयर ट्रांस लोगों के खिलाफ सबसे ज्यादा हिंसा सड़कों पर नहीं, परिवारों के अंदर ही होती है। बाबा साहेब अंबेडकर ने हमें सिखाया था कि जाति एक तरह से ऐसा वर्ग है जिसे जिंदा रखने के लिए अपने ही धर्म में, अपनी ही जाति में शादी करना बहुत जरूरी है। आज हम परिवार को जिस तरह समझते हैं वो कहीं ना कहीं इसी सोच का नतीजा है। परिवार को शायद एक फैक्ट्री समझना ज्यादा सही होगा, एक ऐसी फैक्ट्री जो सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि जाति, कास्ट पैदा करती है। ये फैक्ट्री कास्ट लीनिएज या जाति की परंपरा को आगे बढ़ाने का सामान बनाती है। और परिवार को अगर कास्ट की फैक्ट्री की तरह देखें तो एक बात बिल्कुल साफ समझ में आने लगती है। औरतों की सेक्सुअलिटी या उनकी जिनसियत, उनकी इच्छाओं पे कंट्रोल करना किसी भी इज्जतदार भारतीय परिवार के लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि उसके वजूद का अहम हिस्सा है। यही उसका सबसे जरूरी काम है। और फिर कुछ जाने माने मंजर अपने आप समझ में आने लगते हैं, जैसे इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस प्यार को इतना खतरनाक क्यों मानते हैं? त्योहारों या शादी पार्टी जैसे फैमिली फंक्शन में क्वेयर बच्चा कभी पहुंचता क्यों नहीं है? फैमिली फोटोज से वो ट्रांस बच्चा अचानक गायब कहां हो गया? एकल औरतें, चाहे वो शादी ना करने की वजह से हों, तलाक के कारण या विधवा हो जाने से, उनसे ऊट पटांग सवाल पूछना या उनके बारे में अफवाहें फैलाना आसान क्यों समझा जाता है? जिन जोड़ों के बच्चे नहीं हैं या जो लोग विकलांग हैं, उन्हें बाकियों से कम होने का एहसास क्यों बार बार महसूस कराया जाता है? बांझ या नपुंसक जैसे शब्द गाली क्यों होते हैं? ये तो किसी की शारीरिक हकीकत है ना। इसका जवाब बहुत सीधा है, लेकिन अगर उसमें झांकेंगे तो हिंसा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हिंदुस्तानी परिवार का मेन काम, अहम काम है जाति को आगे बढ़ाना, और ऐसा करने के लिए औरतों की इच्छाओं पर काबू होना जरूरी है, जिनसियत पर नियंत्रण रखना जरूरी है, शादी के सख्त नियम तो मानने ही पड़ेंगे। अगर कोई इस काम में रुकावट डाले, या तो वो बेकार है या खतरनाक। अगर आपने कास्ट की प्रॉपर्टी और शुद्धता को अगली पीढ़ी तक पहुंचने से रोका, तो आपको सिर्फ सुधारा नहीं जाएगा, आपको सजा दी जाएगी, सख्त से सख्त सजा। और परिवार के नियम घर के दरवाजे पे खत्म भी नहीं होते। जो तौर तरीके हम घर के अंदर सीखते हैं वही हमारे साथ घर के बाहर भी जाते हैं, हमारी नौकरियों में, मोहल्लों में, बसों और ट्रेनों में। घर के अंदर हम कौन हैं ये तय करता है कि बाहर की दुनिया हमारे साथ
कैसा बर्ताव करेगी। इसीलिए कुछ लोग क्वेयर या ट्रांस होकर भी अपनी नौकरी और घर बचा पाते हैं, जबकि बाकी लोग सड़क पे आ जाते हैं। इसीलिए कुछ औरतें कह सकती हैं कि उन्हें बच्चे नहीं चाहिए और उन्हें इंडिपेंडेंट कहा जाता है, जबकि दूसरों को स्वार्थी या पापी कहा जाता है। इसीलिए कुछ लोग दूसरी जाति या धर्म में शादी करके भी हीरो बन जाते हैं, जबकि दूसरों को सिर्फ ऐसा सोचने भर से अपनी जान से हाथ धोने पड़ते हैं। ये फर्क सिर्फ हिम्मत का नहीं है, ये फर्क है किसके पास कास्ट की ताकत है, पैसे की पावर है और समाज का सपोर्ट है। और इसीलिए सिंदूर, मंगलसूत्र या बाकी जाति या धर्म के निशान सिर्फ व्यक्तिगत या पर्सनल चॉइस नहीं होते। ये दुनिया को चीख चीख कर बताते हैं कि मैं एक अच्छे इज्जतदार घर से हूं। क्योंकि इस समाज में आप एक प्रॉपर फैमिली से हैं या नहीं, इसी से तय होता है कि आपको इज्जत मिलेगी या अपमान। हाँ, परिवार, सेक्स, लेन देन और श्रम, तो मृदुल ने जो बात कही उसको ही थोड़ा और आगे ले जाते हुए, अब तक हमने इस बारे में बात की परिवार में कैसे जाति अपनापन और इज्जत को नियंत्रित करता है। लेकिन परिवार की यह फैक्ट्री सिर्फ मूल्यों पर नहीं चलती, ये मेहनत पर चलती है, लगातार, बिना रुके और अक्सर अदृश्य मेहनत पर। इस मेहनत का ज़्यादातर बोझ महिलाओं और जन्म पर स्त्री आधारित लोगों पर ही डाला जाता है। यह विचार कोई नया नहीं है। कुछ 150 साल पहले एंगल्स ने कहा था कि आधुनिक न्यूक्लियर परिवार ना तो प्राकृतिक है और ना ही हमेशा से रहा है। उन्होंने बुर्जुआजी परिवार को ऐसी व्यवस्था बताया जिसकी नींव घरेलू गुलामी पर टिकी है, जहां पत्नी को पति के अधीन रखा जाता है। उनके अनुसार वर्ग आधारित समाज में परिवार की मुख्य सामाजिक भूमिका यही है कि वह पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्ति के रिश्ते और वर्गीय असमानता को दोहराए और बनाए रखे। और यहाँ तो ये व्यवस्था जाति से मिलकर इस वर्गीकरण को और भी ज़्यादा सशक्त कर देती है। और हम सब जानते हैं कि परिवार में ये क्या श्रम है: खाना बनाना, सफाई करना, देखभाल करना, भावनाओं को संभालना, रिश्तों को जोड़े रखना, बच्चों की परवरिश करना इत्यादि। और जैसे ही कि ये सब काफ़ी नहीं था, वैसे ही एक और तरह की मेहनत है जिसे मेहनत माना ही नहीं जाता। वो है शादी के भीतर यौन उपलब्धता। एक बार शादी हो जाए तो आपको सेक्स के लिए हमेशा होना चाहिए। आप जानते हैं ना, ये स्थिति सिर्फ परिवार या समाज ही नहीं बल्कि अदालत तक आपके ना को सुनने से इनकार कर देती है। आज तक हमारे देश में मैरिटल रेप पे कोई कानून है ही नहीं, और इस सब को काम नहीं कहा जाता। इसे प्यार का नाम देते हैं, या त्याग का, या फर्ज का। लेकिन सच तो यह है कि यह मेहनत वह कीमत है जो सुरक्षा, छत, सामाजिक मान्यता और सार्वजनिक जीवन में इज्जत पाने के लिए चुकानी पड़ती है। जैसे परिवार के भीतर कोई छुपा हुआ सौदा है। आप अपनी बिना मजदूरी की मेहनत देते हैं, अपनी आज्ञाकारिता देते हैं, अपना शरीर देते हैं, और तभी आपको यह इजाज़त मिलती है कि आप अपने कहलाएं और आप शामिल हो पाएं। शायद इसी वजह से सेक्स वर्क को पारिवारिक मूल्यों से बिल्कुल उलट दिखाया जाता है, क्योंकि सेक्स वर्क उस झूठ को मानने से इनकार करता है। वह साफ कहता है कि सेक्स भी एक काम है। वह यह भी कहता है कि सेक्स एक लेन देन है, उसे प्यार का नाम देकर छुपाने की कोशिश नहीं करता। वरना ऐसा क्यों है कि शादी के भीतर जबरदस्ती सेक्स झेलने वाली औरत को सम्मानजनक माना जाता है, लेकिन वही औरत अपनी मेहनत से उसे एक सेवा के रूप में बेचने की कोशिश करे तो उसे अपराधी बना दिया जाता है। एक को संपत्ति समझा जाता है और दूसरे को पेशेवर।
सेक्स वर्क उस सच्चाई को सामने ले आता है जिसे परिवार हर हाल में छुपाना चाहते हैं। ये सच्चाई है कि शरीर पहले से ही अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। ये सच्चाई है कि सेक्स पहले से ही एक लेन देन है। ये सच्चाई है कि प्यार अक्सर उस बिना मजदूरी की मेहनत पर चढ़ाया गया नैतिक पर्दा है, और जैसे ही आप इसे खुले तौर पर मेहनत कह देते हैं, परिवार की पूरी नैतिक बुनियाद हिलने लगती है। और जब आप घरेलू काम और यौन काम दोनों को मेहनत के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो एक सच्चाई से बचना मुश्किल हो जाता है कि यह परिवार असल में एक आर्थिक और राजनीतिक संस्था से ज़्यादा कुछ नहीं है। जो संस्था मेहनत, संपत्ति और जाति की वंश रेखा को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। परिवार खून के शुद्धता का पहरेदार है और जाति की संपत्ति का भी। बस फर्क इतना है कि वह सब प्यार, रोमांस, अपने आपन और देखभाल के मुलायम आवरण के पीछे छुपा है। मृदुलने आणि शाल्सनी जसं सांगितलं तसं कुटुंब या शब्दाच्या खाली दडलेलं जे शोषण घडतं अनेकांचं, त्याबद्दल त्यांनी आपल्याला दाखवलं आणि त्याच्या मुळाशी कोणतं आर्थिक राजकारण काम करत असतं तेही आपल्याला लक्षात आलं. परंतु लिव्ड रियालिटीज म्हणजे अनुभवातनं जर पाहिलं LGBT लोकांचं किंवा सेक्स वर्कर्सचं सुद्धा, तर तुमच्या असं लक्षात येईल की ज्यांचं घर सुटतं, कारण या आर्थिक राजकारणाच्या चौकटीत ते बसत नाहीत, म्हणून ज्यांचं शोषण होतं आहे त्यांचं घर सुटतं, त्यांना घरातून हाकललं जातं, घरातून बाहेर काढलं जातं, किंवा ते स्वतःच निर्णयाने घर सोडून देतात, कुटुंब सोडून देतात. प्रश्न हा आहे की ही माणसं जातात कुठे, राहतात कुठे, त्यांना छप्पर मिळतं का? आणि माणसंच नसतील नात्यांची, कारण आपली कुटुंबाची व्याख्या काय? रक्तांच्या नात्यानं एकत्र राहणारी मंडळी. रक्ताची नातीच जर जवळ नसतील तर ह्यांचा संघर्ष कसा मग पुढे जाणार? यांना कोण प्रेम देणार, कोण मैत्री करणार ह्यांच्याशी? तर तुम्हाला सांगू इच्छितो की आम्ही ही सगळी मंडळी ज्यांची कुटुंब सुटली, त्यांनी काय केलं तर त्यांनी कुटुंबाची एक नवी व्याख्या आणली. त्यांनी कुटुंब जगण्याची एक नवी पद्धत जगाला दाखवली, आणि ही नवी पद्धत, ही नवी कुटुंबाची व्याख्या प्रेमावर अवलंबून आहे, रक्ताच्या नात्यांवर नाही. उलट आम्ही हे दाखवून दिलं, उदाहरणार्थ पारलिंगी लोक जेव्हा त्यांचं घर सुटतं तेव्हा तुम्हाला माहिती आहे, इतिहास असं दाखवतो की हे सगळे एकजूट होऊन आपापल्या समुदायात राहतात, एक समुदाय तयार करतात. आता हा समुदाय कसा तयार होतो? तिथे ना जात असते, ना धर्म असतो, ना तुमची ओळख असते, रॅदर प्रेम त्यांना एकत्र आणतं ना. आणि हे जे दुःख आहे घर सुटल्याचं ते त्यांना एकत्र आणतं. त्या दुःखावर मात करून ते आनंदाची एक नवी व्याख्या तयार करतात. तर आमचे हे सगळे समूह जगाला काय देत आहेत? तर आपल्या जगाला फार हौस असते ना प्रेमाची व्याख्या तयार करायला. ते आपल्याला सतत सांगतं प्रेम असं करा, तसं करा. प्रेम कसं करायचं हे पण समाजच आपल्याला सांगतो. प्रेम कोणाशी करायचं तेही आपल्यालाच सांगतं. कुठल्या घरात राहायचं आणि कोणाबरोबर कुटुंब स्थापित करायचं तेही हा समाजच आपल्याला सांगतो ना. ॲक्च्युअल प्रेम कोणीच करत नाही, पण ना प्रेमाची व्याख्या द्यायला फार आवडतं, पण प्रेम करायला कुणालाच नाही आवडत ना. तर आमच्या समुदायाने तुम्हाला हे दाखवून दिलं की प्रेम करायचं कसं ना. तर आमचा समुदाय, आमची कुटुंबाची नवी व्याख्या, आमची समुदायाची नवी व्याख्या ह्या मैत्रभावावर, या प्रेमावर उभी आहे. आणि हे प्रेम फार विविध आहे, फार वैविध्य घेऊन येतं. जेव्हा तुम्ही असं फळ्यांवर लिहिता ना, समता, विविधता, ती विविधता लैंगिक पण आहे, प्रेमाची पण आहे ना. प्रेमामध्ये पण खूप शक्यता आहेत, अनेक शक्यता आहेत. ऐकू नका जेव्हा कोणी तुम्हाला सांगता असं प्रेम करा आणि तसं प्रेम करा ना. तर म्हणून आम्ही तुम्हाला काय देतो तर प्रेम करा ना. कसं करायला पण काही नियम नाही आहेत ना. अनेक प्रकारे प्रेम करता येईल.